इनविजिबल शील्ड है, एक ऐसी पावर जो आपको किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में स्ट्रांग बनाए रखती है। इंटरेस्टिंग। और ये कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक वैल्यू है जिसे हम इंटेग्रिटी कहते हैं। आज हम ऐसी ही कई पावरफुल वैल्यूज और आइडियाज पर एक गहरी चर्चा करेंगे। यस, और ये वैल्यू सिर्फ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि लाइफ के लिए भी। तो सोचो, क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और हमारे साथ इस अमेजिंग लर्निंग जर्नी में जुड़ जाओ। और कमेंट करके बताओ, व्हाट डज एथिक्स मीन टू यू? ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज का हमारा सफर एथिक्स की दुनिया में है। हम शुरू करेंगे इंटेग्रिटी के कॉन्सेप्ट से, जो 2021 का क्वेश्चन भी है। हाँ, फिर हम पब्लिक लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे। उसके बाद क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस क्या होता है, इस पर बात करेंगे। ये बहुत रिलेटेबल टॉपिक है। फिर हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम्स में एथिकल वैल्यूज का क्राइसिस क्यों है। और फिर लॉ, डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी के लिए मॉरल वैल्यूज क्यों जरूरी हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे। We'll also critically analyze मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी के आइडिया को। एथिक्स सोशल और ह्यूमन वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट करती है, ये भी देखेंगे। लॉ और एथिक्स, डिस्क्रिमिनेशन और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स के बीच का डिफरेंस समझेंगे। काफी न्यूआंसेस हैं इसमें। हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। और सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जैसे सीरियस इशू के इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली, द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल, इस पावरफुल स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। पहला सवाल ये 2021 से है, क्वेश्चन 2021। इंटेग्रिटी इज अ वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग। जस्टिफाई विद सूटेबल इलस्ट्रेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटेग्रिटी एंड एम्पावरमेंट। तो इंटेग्रिटी बहुत सुना है वर्ड, पर इसका एम्पावरमेंट से क्या कनेक्शन है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि हम एम्पावरमेंट को अक्सर एक्सटर्नल चीजों से जोड़ते हैं, पैसा, पावर, स्टेटस। राइट। लेकिन इंटेग्रिटी वो इंटरनल एम्पावरमेंट की बात करती है। आसान शब्दों में इंटेग्रिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी किस चीज में? इन थॉट, वर्ड एंड डीड। मतलब जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं, उसमें एक रूपता हो। तो ये एक तरह का अलाइनमेंट है। बिल्कुल, ये एक बेडरॉक है, एक फाउंडेशन है जो एक इंडिविजुअल को अंदर से ट्रूली एम्पावर करता है। इसका कोई सॉलिड रियल लाइफ एग्जांपल है? सोचो एडवर्ड स्नोडेन के बारे में। और द एनएसए व्हिसल ब्लोअर। हाँ, उन्होंने मैस सर्वेलेंस प्रोग्राम्स एक्सपोज किए और वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए भी किया। उनकी लाइफ तो पूरी तरह से बदल गई उसके बाद। एग्जैक्टली क्यों किया उन्होंने? बिकॉज हिज एक्शंस वर अलाइंड विद हिज बिलीफ इन ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी। यही इंटेग्रिटी है। उनके लिए उनके उसूल उनकी पर्सनल सेफ्टी से बढ़कर थे। वाओ। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रक्चर करना हो तो शुरुआत कैसे करें? देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंटेग्रिटी को डिफाइन करना है एज द बेडरॉक ऑफ एन एम्पावर्ड इंडिविजुअल। ओके। और थोड़ा डेप्थ ऐड करने के लिए आप एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स का मेंशन कर सकते हैं। ये शो करता है कि आपने कॉन्सेप्ट को डीपली समझा है। समझे? गॉट इट। एरिस्टोटल, वर्च्यू एथिक्स, नाइस टच। अब आते हैं आंसर के मेन बॉडी पर। बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना बेस्ट रहेगा। पहला पर्सनल एम्पावरमेंट। ठीक है, पर्सनल एम्पावरमेंट में क्या पॉइंट्स आएंगे? इसमें 3 मेन पॉइंट्स कवर करने हैं। फर्स्ट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब सही काम करने का कमिटमेंट, इवन व्हेन इट्स डिफिकल्ट। जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी सही काम करना। और इसका रियल एग्जांपल? वही एडवर्ड स्नोडेन, उन्होंने डिफिकल्ट चॉइस ली बिकॉज ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड है सेल्फ एस्टीम। जब आप इंटीग्रिटी से एक्ट करते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है। आप आईने में खुद से नजर मिला पाते हैं। सही बात है। इसका कोई पावरफुल एग्जांपल? सत्येंद्र दुबे, एन इंडियन इंजीनियर जिन्होंने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में करप्शन एक्सपोज किया, अपनी जान की परवाह किए बिना। उनका एक्शन उनके सेल्फ एस्टीम और कैरेक्टर की स्ट्रेंथ दिखाता है। राइट। उनकी स्टोरी बहुत ट्रैजिक है, बट ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग। और थर्ड पॉइंट? थर्ड, रेजिलियंस। इंटेग्रिटी आपको इनर स्ट्रेंथ देती है टू फेस एडवर्सिटी। इसका तो बेस्ट एग्जांपल नेल्सन मंडेला ही होंगे। बिल्कुल। 27 इयर्स जेल में, बट हिज कमिटमेंट टू जस्टिस नेवर वेवर्ड। उनकी इंटेग्रिटी, उनकी रेजिलियंस थी। कूल ना? बहुत कूल। ओके, सो ये आ गया पर्सनल एम्पावरमेंट। अब सोसाइटल लेवल पर आते हैं। यहाँ क्या की पॉइंट्स हैं? सोसाइटल एम्पावरमेंट में भी 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। इंटेग्रिटी से अकाउंटेबिलिटी आती है। कैसे? जब पब्लिक ऑफिशियल्स इंटेग्रिटी से काम करते हैं तो वो सिटीजंस के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई एक्ट 2005 इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ये सिटीजंस को एम्पावर करता है टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, सो इंटेग्रिटी लीड्स टू सिस्टेमिक चेंजेस। गॉट इट। सेकंड पॉइंट? सेकंड, सोशल हार्मनी। इंटेग्रिटी प्रमोट्स अ जस्ट एंड फेयर सोसाइटी। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका का ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। हाँ, उसने सोसाइटी को हील करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। एग्जैक्टली। सच और इंटेग्रिटी पर फोकस करके उन्होंने सोशल हार्मनी की नींव रखी। एंड द थर्ड पॉइंट फॉर सोसाइटल एम्पावरमेंट? थर्ड इज कलेक्टिव एक्शन। इंटेग्रिटी लोगों को पॉजिटिव चेंज के लिए इंस्पायर करती है। जैसे इंडिया में अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट। बिल्कुल, दैट्स द पावर ऑफ इंटीग्रिटी ड्रिवन कलेक्टिव एक्शन। एक इंसान की इंटीग्रिटी लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकती है। परफेक्ट। तो अब इस आंसर को कंक्लूड कैसे करें? सो टू कंक्लूड, हम कह सकते हैं कि इंटेग्रिटी ऑन वन हैंड सेल्फ रिस्पेक्ट और रेजिलियंस देकर इंडिविजुअल को एम्पावर करती है, और दूसरी तरफ ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी फॉस्टर करके सोसाइटी को एम्पावर करती है। एंड दिस इज क्रूशियल फॉर अ स्ट्रांग नेशन। एक्सीलेंट। चलो अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, आंसर में पर्सनल और सोसाइटल एम्पावरमेंट दोनों को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू एंड शो द कॉम्प्रिहेंसिव इंपैक्ट ऑफ इंटेग्रिटी। सिर्फ पर्सनल या सिर्फ सोसाइटल लिखने से आंसर वन डिमेंशनल लगेगा। मेक सेंस। सेकंड, एग्जांपल्स जैसे स्नोडन या मंडेला, इनको मेंशन करने से आंसर की वैल्यू कैसे बढ़ती है? दे मेक द कॉन्सेप्ट टैंजिबल एंड मेमोरेबल
एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जोड़ना हमेशा इफेक्टिव होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, क्या हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से और एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे सत्येंद्र दुबे का एग्जाम्पल दिया गया है, लोकल एग्जाम्पल्स ऐड करना आंसर को और रेलेवेंट और इम्पैक्टफुल बनाता है, एग्जामिनर से कनेक्ट बनता है। राइट। फोर्थ, इंट्रोडक्शन में एरिस्टोटल का रेफरेंस देना अ गुड स्ट्रेटजी है? यस, इट एड्स फिलोसॉफिकल डेप्थ एंड शोज वाइडर रीडिंग। ये आपके आंसर को बाकियों से अलग करता है। ओके, लास्ट वन, कंक्लूजन को आगे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कंक्लूड बाय लिंकिंग इंटेग्रिटी टू ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स लाइक गुड गवर्नेंस एंड नेशन बिल्डिंग। हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के साथ एंड करना अच्छा रहता है। ग्रेट एडवाइस। चलो अब प्रैक्टिस टाइम। पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में बोलने की प्रैक्टिस करो। रिहर्स सेइंग इंटेग्रिटी एम्पावर्स इंडिविजुअल्स थ्रू सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सोसाइटी थ्रू ट्रस्ट। प्रैक्टिस? ओके, सो इस सेक्शन का एक मिनी रीकैप। इन शॉर्ट, इंटेग्रिटी इजंट जस्ट अ पर्सनल वर्च्यू, इट्स अ पावरफुल फोर्स फॉर सोसाइटल एम्पावरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 2019 से है। क्वेश्चन 2019, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ? Illustrate any three of these with suitable examples: broad, micro theme, ethical governance and public service. Public life मतलब जब आप पावर में है तो यहाँ ethics का रोल क्या है? बेसिकली पब्लिक लाइफ में जो लोग पावर में हैं, उनसे एक सर्टेन लेवल के एथिकल कंडक्ट की डिमांड की जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि गवर्नेंस फेयर, एफिशिएंट और ट्रस्टवर्दी हो। द कोर डिलेमा इज ऑलवेज बैलेंसिंग पर्सनल इंटरेस्ट विद पब्लिक ड्यूटी। हाँ, ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इमेजिन एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं जिन्हें एक नए हाईवे का रूट फाइनल करना है। उनकी अपनी जमीन भी उस एरिया में है। ओह, तो यहाँ पर उनकी इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों टेस्ट होंगी। एग्जैक्टली यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी जैसे प्रिंसिपल्स टेस्ट होते हैं। तो इस आंसर के इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए? आंसर की शुरुआत में वी शुड एक्सप्लेन व्हाई एथिकल कंडक्ट इज क्रूशियल इन पब्लिक लाइफ फॉर बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड इंश्योरिंग फेयरनेस। कोई फिलोसॉफिकल रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल, प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफर किंग्स या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का रेफरेंस दे सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देता है। ग्रेट। अब आते हैं बॉडी पर। क्वेश्चन ने एनी 3 प्रिंसिपल्स पूछे हैं, तो पहला प्रिंसिपल क्या होगा? पहला प्रिंसिपल हम ले सकते हैं अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। ओके, इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर 3 सब पॉइंट्स हैं। पहला, इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी मतलब डिसीजंस ऑन मेरिट नॉट बायस, फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन लेना। और तीसरा, इम्पार्शियलिटी, सबके लिए फेयर ट्रीटमेंट बिना किसी भेदभाव के। इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? फॉर इंटेग्रिटी, आईएएस ऑफिसर आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, द मिरेकल मैन, जिन्होंने क्राउड फंडिंग से सड़क बनाई। फॉर ऑब्जेक्टिविटी, द आरटीआई एक्ट 2005 इज अ गुड एग्जांपल, जो डिसीजन मेकिंग को फैक्ट बेस्ड बनाता है। और इम्पार्शियलिटी के लिए द नेशनल कमीशन फॉर एससी/एसटीज, जो ये इंश्योर करता है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ इम्पार्शियलिटी हो। परफेक्ट। अब दूसरा प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाती है? 3 तरीकों से। पहला, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी। ओके। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग जैसे माईगॉव प्लेटफॉर्म, जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज पर सिटीजन फीडबैक लेती है। और तीसरा, सिटीजन एंगेजमेंट जैसे राजस्थान का जन सूचना पोर्टल, जो सिटीजन्स को डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने देता है। ये सब पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। राइट। अब आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पर। थर्ड प्रिंसिपल है कंपैशन एंड पब्लिक सर्विस, बिकॉज पब्लिक सर्विस इज नॉट जस्ट अबाउट रूल्स, इट्स अबाउट पीपल। हाँ, ह्यूमन टच जरूरी है। इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे? पहला, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, दूसरों के दुख को समझना और रिस्पॉन्ड करना। एग्जाम्पल, केरला का कुडुम्बश्री प्रोग्राम जो विमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करता है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, फिर है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इंश्योर करना कि डेवलपमेंट का फायदा सब तक पहुंचे, जैसे सुगम्य भारत अभियान फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और इस प्रिंसिपल का लास्ट सब पॉइंट, फाइनली, डेडिकेशन टू पब्लिक गुड, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर पब्लिक के भले को रखना। एग्जाम्पल, एला भट्ट का काम विद सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। फैंटास्टिक एग्जांपल्स। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? कंक्लूजन क्या होगा? इन कंक्लूजन, हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल्स इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंपैशन मिलकर एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाते हैं। दे आर नॉट जस्ट रूल्स, दे आर द सोल ऑफ अ डेमोक्रेसी। ब्रिलियंट। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। क्वेश्चन ने एनी 3 पूछा है, तो कौन से 3 सिलेक्ट करना बेस्ट होगा? Select one from each theme: ethical standards, accountability, and compassion, to show a wider understanding. ये आपके आंसर को बैलेंस्ड बनाता है। स्मार्ट। सेकंड, हर प्रिंसिपल के साथ एग्जाम्पल देना अनिवार्य है। Absolutely. The question specifically asks for illustrations. Examples are key to scoring well. बिना एग्जाम्पल के आंसर इनकम्प्लीट है। ओके। थर्ड, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के एग्जाम्पल्स यूज करना एक बेटर स्ट्रैटेजी है। Yes, it shows your awareness of domestic governance and makes the answer more relevant to the examiner. राइट। फोर्थ क्वेश्चन, हम फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे प्लेटो, लॉक या गांधी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? Use them in the introduction or while explaining a principle to add depth. जैसे compassion को गांधी जी के सर्वोदया कॉन्सेप्ट से लिंक कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, Yeah. इन तीनों प्रिंसिपल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं? Yes, for instance, transparency. Principle 2 enhances integrity. Principle 1. ऐसा link दिखाना shows a deeper level of understanding. Okay, time for a quick rehearsal. Pause and practice saying the 3 core principles: ethical standards, accountability, and compassion. Go on. Mini recap for this section. In short, public life demands a triangle of ethics: integrity in action, accountability to the public, and compassion for the people. Next up, a very relatable concept. The question is from 2019. Question 2019.
What is meant by crisis of conscience? How does it manifest itself in the public domain? Broad micro theme, moral dilemmas in professional life. क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, ये सुनने में ही काफी हैवी लगता है। Right. व्हाट एग्जैक्टली इज इट? एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस एक ऐसी सिचुएशन है जब आपकी पर्सनल मॉरल वैल्यूज और एक्सटर्नल प्रेशर्स जैसे जॉब के ऑर्डर्स या सोसाइटल नॉर्म्स के बीच एक डीप कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये इंटरनल बैटल है। हाँ बिल्कुल, इट्स अ टफ चॉइस, अ रियल टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर। आपको दो रास्तों में से एक चुनना होता है और दोनों ही आसान नहीं होते। इसका कोई एग्जाम्पल सोचते हैं। इमेजिन आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं और आपको पता चलता है कि कंपनी एक ऐसी दवाई बेच रही है जिसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं जस्ट टू मेक प्रॉफिट्स। ओह, दैट्स अ टफ स्पॉट। आपके पास दो चॉइसेस हैं, चुप रहो और अपनी हाई पेइंग जॉब बचाओ, या सच बोलो और सब कुछ रिस्क कर दो। दिस इज अ क्लासिक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। गॉट इट। तो इसके आंसर की शुरुआत कैसे करें? Start by defining crisis of conscience as a conflict between deeply held values and external demands. और ये जरूर मेंशन करें कि this often involves a difficult decision with serious personal consequences. ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। हाउ डज इट मैनिफेस्ट इन द पब्लिक डोमेन? इसका पहला मैनिफेस्टेशन क्या होगा? पहला एंड सबसे डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है whistle blowing. राइट। जब कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनएथिकल या इलीगल एक्टिविटीज देखता है और उसे पब्लिक में एक्सपोज करता है। एग्जाम्पल एडवर्ड स्नोडन और NSA सर्वेलेंस, वो एक परमानेंट क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस में आ गए थे। ओके, व्हिसल ब्लोइंग, सेकंड मैनिफेस्टेशन। जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी, This is a great point. Journalists often face pressure to choose between TRPs or sensationalism and the truth. हाँ न्यूज चैनल्स में ये रोज होता होगा। एग्जैक्टली। रवीश कुमार्स फोकस ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग amidst media sensationalism is a good example of upholding journalistic integrity in the face of this crisis. True. Third manifestation. सिविल सर्विस डिलेमास, ये सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत कॉमन है। उनको कई बार ऐसे पॉलिटिकल ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं जो उनके सेंस ऑफ जस्टिस से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इसका कोई पावरफुल एग्जाम्पल? सत्येंद्र दुबे, जिनके बारे में हमने बात की, उन्होंने करप्शन एक्सपोज किया और अपनी जान गंवा दी। ये एक एक्सट्रीम बट वेरी रियल एग्जांपल है। राइट। और कोई डोमेन है जहां ये मैनिफेस्ट होता है? हाँ, मेडिकल एथिक्स। ओह, दिस इज अ ट्रिकी वन। डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए, राइट? कैसे? एंड ऑफ लाइफ केयर, पेशेंट ऑटोनॉमी या फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड जैसे डिबेट्स, ये सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बड़े क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्रिएट करते हैं। उनकी ड्यूटी है लाइफ सेव करना, पर कभी-कभी पेशेंट की सफरिंग एंड करना ज्यादा कंपैशनेट लगता है। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। सो टू रैप इट अप, कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन में हमें सॉल्यूशंस पर फोकस करना चाहिए। हमें ऐसे मैकेनिज्म्स की जरूरत है जैसे स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ, जो लोगों को इंटेग्रिटी से एक्ट करने के लिए एम्पावर करें। तो फोकस इंडिविजुअल को ब्लेम करने पर नहीं, सिस्टम को इंप्रूव करने पर होना चाहिए। एग्जैक्टली। दिस लीड्स टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। ओके, क्रॉस क्वेश्चंस टाइम। फर्स्ट, इस आंसर में वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स देना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो शो दैट क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम अक्रॉस डिफरेंट प्रोफेशंस, फ्रॉम जर्नलिज्म एंड सिविल सर्विस टू मेडिसिन। ये आपके आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है। गॉट इट। सेकंड, डेफिनेशन को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? यूज कीवर्ड्स लाइक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, deeply held values, external pressures, and moral dilemma to create a precise and impactful definition. ठीक है। थर्ड, क्या हम इसमें कोई फिलोसॉफिकल एंगल ऐड कर सकते हैं? Yes, you can briefly mention Kant's duty-based ethics versus Mill's consequentialism as the source of the dilemma. It shows analytical depth. फोर्थ, कंक्लूजन में सॉल्यूशन सजेस्ट करना अ गुड आइडिया है? Yes, it shows a proactive and solution-oriented approach, which is highly valued in ethics papers. Problem बताना आसान है, solution सोचना is key. Good point. Last question. Public domain के अलावा personal life से examples दे सकते हैं? It's better to stick to the public domain as the question specifically asks for it. Personal examples definition समझाने के लिए यूज कर सकते हैं, पर मेन बॉडी पब्लिक डोमेन पर ही फोकस होनी चाहिए। Now pause for a moment. Try to think of a small crisis of conscience you might have faced. How did you resolve it? बस थोड़ा सोच लो. And the mini recap. In short, a crisis of conscience is when your inner moral compass clashes with the outside world, and the choices you make define your character. Okay, moving on to the next one. This is from 2017. Question 2017. The crisis of ethical values in modern times is traced to a narrow perception of the good life. Discuss. Broad micro theme, modern values and the good life. ये बहुत deep question है. It connects ethics to our very idea of a successful life. हाँ, The good life. आजकल इसका मतलब क्या है? For most people, it's a big house, a fancy car, foreign vacations. exactly. The question argues कि यही problem है. हमारी good life की definition बहुत narrow हो गई है. It's almost entirely focused on materialism and consumerism. तो इस नैरो डेफिनेशन से एथिकल वैल्यूज का क्राइसिस कैसे होता है? सोचो, अगर गुड लाइफ का मतलब सिर्फ पैसा और चीजें हैं, तो लोग उसे पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाएंगे, राइट? करप्शन, चीटिंग, एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, ये सब उस गोल के लिए जस्टिफाइड बन जाते हैं। अच्छा, so the ends justify the means. बिल्कुल। एथिकल वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, कंपैशन, इंटेग्रिटी, Right. ये सब इस रेस में पीछे छूट जाती हैं। तो इस आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होगा? इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना है कि नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ का मतलब क्या है, इक्वेटिंग इट विद मटेरियल सक्सेस। आप एरिक फ्रॉम जैसे थिंकर्स को कोट कर सकते हैं, जिन्होंने हैविंग वर्सेस बीइंग मोड ऑफ एग्जिस्टेंस की बात की थी। ओके, हैविंग वर्सेस बीइंग, इंटरेस्टिंग। अब बॉडी में क्या डिस्कस करें? बॉडी में हमें इस नैरो परसेप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने हैं। फर्स्ट, राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड ग्रीड। इसका एग्जांपल? द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंकर्स ने एक्सट्रीम रिस्क्स लिए फॉर ह्यूज बोनसेस, जिससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो गई।
उनके लिए गुड लाइफ का मतलब था पर्सनल वेल्थ, चाहे सोसाइटी को कितना भी नुकसान हो। Right. Second consequence. इरोजन ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल बॉन्ड्स। जब हर कोई सिर्फ अपने लिए सोचता है तो वी की जगह मी ले लेता है। हम देखते हैं कि फैमिलीज छोटी हो रही हैं, नेबर्स एक दूसरे को नहीं जानते, हाँ, ये तो शहरों में बहुत कॉमन है। और इसका इफेक्ट यह है कि कंपैशन और एम्पैथी जैसे वैल्यूज कम हो जाती हैं। ठीक है। थर्ड कॉन्सिक्वेंस। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर गुड लाइफ का मतलब है मोर कंजम्पशन, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्लैनेट पर पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब उसी नैरो माइंडसेट का रिजल्ट है। तो हमें गुड लाइफ को रीडिफाइन करने की जरूरत है। एग्जैक्टली और यही हमारा कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में क्या लिखें? कंक्लूजन में हमें एक ऑल्टरनेटिव विजन प्रेजेंट करना है। द गुड लाइफ का मतलब सिर्फ मटेरियल वेल्थ नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इनर पीस और सस्टेनेबल लिविंग भी है। गांधी जी का कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया या भूटान का ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स इसके ग्रेट एग्जांपल्स हैं। परफेक्ट। अब क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इस आंसर में सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करें या सॉल्यूशन पर भी? डिस्कस वाले क्वेश्चंस में एनालिसिस क्रूशियल है, सो प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन करें, बट एंड हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन ओरिएंटेड नोट्स पर करना चाहिए। ओके। सेकंड, फिलोसॉफिकल थिंकर्स को कोट करना कितना जरूरी है? It's not mandatory, but it adds a lot of weight. Thinkers like Aristotle, Fromm, or Gandhi show that you have a multi-dimensional understanding of the topic. ठीक है। थर्ड, मॉडर्न एग्जांपल्स जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, इसे इंक्लूड कर सकते हैं? Absolutely. Social media driven consumerism and the pressure to portray a perfect life is a perfect modern illustration of a narrow perception of the good life. ग्रेट पॉइंट। फोर्थ, गुड लाइफ की डेफिनेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे डिफरेंट है? आप ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफी की बात कर सकते हैं, जहां धर्मा, अर्था, कामा, मोक्षा की बात होती है, एक बैलेंस्ड लाइफ। ये वेस्टर्न मटीरियलिस्ट व्यू के ऑपोजिट है। एक्सीलेंट। लास्ट वन, इस आंसर को पॉजिटिव कैसे बनाएं? ये थोड़ा नेगेटिव टॉपिक लग रहा है। बाय हाइलाइटिंग पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स एंड एग्जांपल्स इन द कंक्लूजन, फोकस ऑन होप एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, जैसे भूटान्स GNH मॉडल, टू एंड ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। वाओ। Awesome. Now, practice time. Pause and practice saying, a narrow view of the good life, focused on materialism, erodes core ethical values. Rehearse that. And the mini recap. In short, our ethical crisis stems from chasing a narrow material good life and forgetting that a truly good life is about being, not just having. Let's move to the next question, also from 2017. Question 2017. Without commonly shared and widely entrenched moral values and obligations, neither the law, nor democratic government, nor even the market economy will function properly. Broad micro theme. Moral values as foundation of society. वाओ, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इट्स सेइंग कि मॉरल वैल्यूज सब चीजों की फाउंडेशन है। लॉ, डेमोक्रेसी, इवन इकोनॉमी। तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। पहली बात करते हैं लॉ की। लॉ को मॉरल वैल्यूज की क्या जरूरत है? लॉ तो अपने आप में कंप्लीट है ना? नहीं, सोचो, हम ट्रैफिक लाइट पर क्यों रुकते हैं? सिर्फ फाइन के डर से? नहीं, शायद इसलिए भी क्योंकि हम मानते हैं कि रूल्स फॉलो करना सही है, इससे सब सेफ रहते हैं। एग्जैक्टली। वो जो बिलीफ है, रूल्स फॉलो करना सही है, दूसरों की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ये मॉरल वैल्यूज है। अगर लोग लॉ को मॉरली लेजिटिमेट नहीं मानेंगे, तो सिर्फ डंडे के जोर पर लॉ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। Prohibition laws in many places fail because a large part of society doesn't morally agree with them. अच्छा, सो लॉ नीड्स मॉरल एक्सेप्टेंस टू वर्क। अब डेमोक्रेसी पर आते हैं। डेमोक्रेसी तो पूरी तरह से मॉरल वैल्यूज पर टिकी है। वैल्यूज जैसे टॉलरेंस फॉर डिफरेंट ओपिनियंस, रिस्पेक्ट फॉर द ऑपोजिशन। ये तो आजकल बहुत कम दिखता है। वही तो क्राइसिस है। अगर हम ये मान ले कि सिर्फ हम सही हैं और बाकी सब देशद्रोही, तो डेमोक्रेटिक डिबेट ही खत्म हो जाएगा। इलेक्शंस फेयर हों, इसके लिए ऑनेस्टी की जरूरत है। लीडर्स पब्लिक गुड के लिए काम करें, इसके लिए इंटेग्रिटी जरूरी है। इनके बिना डेमोक्रेसी सिर्फ एक प्रोसीजर बनकर रह जाएगी, स्पिरिट खत्म हो जाएगी। सही बात है। अब सबसे सरप्राइजिंग पार्ट, मार्केट इकोनॉमी। इकोनॉमी तो प्रॉफिट और लॉस का खेल है, इसमें मॉरल्स कहाँ से आए? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़ा फाउंडेशन है ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे? आप एक ऑनलाइन सेलर से सामान खरीदते हैं, हाँ। आपको ट्रस्ट है कि वो सही चीज भेजेगा। सेलर को ट्रस्ट है कि आपका पेमेंट फेक नहीं है। Okay. एम्प्लॉइज ट्रस्ट करते हैं कि कंपनी उन्हें सैलरी देगी। कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रस्ट पर चलते हैं। अगर ये बेसिक ट्रस्ट यानी ऑनेस्टी खत्म हो जाए, तो कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, इकोनॉमी रुक जाएगी। वाओ, मैंने इस तरह से सोचा नहीं था। तो इसका आंसर कैसे स्ट्रक्चर करें? इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट को रीफ्रेज करके उसकी इंपॉर्टेंस समझानी है। कहना है कि मॉरल वैल्यूज आर द इनविजिबल सॉफ्टवेयर ऑन विच द हार्डवेयर ऑफ सोसाइटी रन्स। नाइस एनालॉजी। और बॉडी में तीनों पार्ट्स को अलग अलग एड्रेस करना है। एक पैराग्राफ फॉर लॉ, एक फॉर डेमोक्रेसी और एक फॉर मार्केट इकोनॉमी, विद एग्जांपल्स फॉर ईच, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। और कंक्लूजन में इन तीनों को कनेक्ट करके कहना है कि जब मॉरल वैल्यूज इरोड होती है, तो इन इंस्टीट्यूशंस में भी डिके शुरू हो जाता है, लीडिंग टू सोशल इंस्टेबिलिटी। इसलिए वैल्यूज को नर्चर करना सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि एक नेशनल प्रायोरिटी है। ग्रेट। क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, क्या इस आंसर में सिर्फ पॉजिटिव साइड, वैल्यूज हैं तो सब चलता है, दिखानी है, या नेगेटिव साइड, वैल्यूज नहीं है तो कोलैप्स होता है भी? दोनों। The best approach is to show the contrast. Explain how a value like trust makes the market work, and then give an example of a scam, like Satyam, to show what happens when trust breaks. ठीक है। सेकंड, कैन वी यूज एग्जांपल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज? Yes, definitely. For democracy, you can talk about the peaceful transfer of power in established democracies. For market economy, you can mention Scandinavian countries that have high social trust and strong economies. थर्ड, मॉरल वैल्यूज टर्म थोड़ा वेग है, कौन से स्पेसिफिक वैल्यूज मेंशन करें? Be specific.
For law, mention respect for rules and justice. For democracy, tolerance and accountability. For markets, trust and honesty. Specificity makes the answer stronger. फोर्थ, इस आर्ग्यूमेंट का कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लॉज मॉरल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? You can acknowledge that, mention that laws and institutions are necessary, but they are not sufficient. They need a moral foundation to be truly effective. ये एक balanced view दिखाता है. परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, इसको करंट इवेंट से कैसे जोड़ें? You can subtly hint at issues like rising political polarization or corporate fraud cases to show the real-world relevance of the erosion of moral values today. Excellent. Now, for our listeners, pause and try to explain this in one line. Practice saying, shared moral values like trust and honesty are the invisible foundation for law, democracy, and the economy. And the mini recap. In short, without a bedrock of shared ethics, our most important societal structures would crumble. They are not machines, they are human institutions that run on moral fuel. Okay, next question. This one is from 2016 and it's about a very famous thinker. Question 2016. Max Weber said that it is not wise to apply to public administration the sort of moral and ethical norms we apply to matters of personal conscience. It is important to realize that the state bureaucracy might possess its own independent bureaucratic morality. Critically evaluate this statement. Broad micro theme. Max Weber on bureaucratic morality. ये काफी कंट्रोवर्शियल आइडिया लग रहा है। वेबर कह रहे हैं कि पर्सनल मोरालिटी और पब्लिक ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी अलग-अलग है। हाँ, यही वेबर का कोर आर्ग्यूमेंट है। वो कह रहे हैं कि एक सिविल सर्वेंट जब अपनी डेस्क पर बैठा है तो उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपनी पर्सनल सही गलत की सेंस को साइड में रख देना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? वेबर का मानना था कि ब्यूरोक्रेसी का मेन काम है एफिशिएंसी एंड न्यूट्रलिटी। अगर हर ऑफिसर अपनी पर्सनल कॉन्शियंस के हिसाब से काम करने लगेगा तो सिस्टम में क्योस आ जाएगा, डिसीजंस सब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो उनके हिसाब से एक ब्यूरोक्रेट की मोरालिटी क्या है? उनकी मोरालिटी है टू फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर्स इम्पार्शियली, विदाउट फियर और फेवर। उनका काम पॉलिसी बनाना नहीं, पॉलिसी को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करना है। ये है ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी। ओके, तो इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। मतलब हमें इसके प्रोज और कॉन्स दोनों देखने होंगे। एग्जैक्टली। हमें पहले वेबर के आर्गुमेंट के सपोर्ट में पॉइंट्स देने हैं और फिर उसके अगेंस्ट। तो चलिए सपोर्ट में पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वेबर्स व्यू सही क्यों है? पहला पॉइंट, इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर सब रूल्स फॉलो करेंगे तो सिटीजन्स को पता होगा कि सिस्टम कैसे काम करता है। कोई ऑफिसर अपने मूड के हिसाब से डिसीजन नहीं लेगा। राइट, फेयरनेस के लिए जरूरी है। सेकंड पॉइंट। सेकंड, एफिशिएंसी। रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर डिजाइंड फॉर एफिशिएंसी। पर्सनल मोरालिटी बीच में लाने से प्रोसेस स्लो हो सकता है। और थर्ड। थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। अगर उनका काम सिर्फ रूल्स फॉलो करना है तो वो कह सकते हैं आई एम जस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर। ओके, ये आ गए सपोर्ट में पॉइंट्स। अब इसके अगेंस्ट जाते हैं। इस अप्रोच का डार्क साइड क्या है? सबसे बड़ा डेंजर है गोल डिस्प्लेसमेंट। ब्यूरोक्रेसी रूल्स फॉलो करने में इतनी उलझ जाती है कि वो असली मकसद ही भूल जाती है, विच इज पब्लिक वेलफेयर। रूल्स पब्लिक को सर्व करने का जरिया है, खुद एक गोल नहीं। इसका कोई एग्जाम्पल? एक गरीब आदमी पेंशन के लिए अप्लाई करता है पर एक छोटे से डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ऑफिसर ने रूल फॉलो किया पर इंसानियत फेल हो गई। हार्ट ब्रेकिंग। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है? मॉरल ब्लाइंडनेस। जब आप सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं तो आप सही और गलत के बीच फर्क करना बंद कर देते हैं। जैसे? इसका सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल है नाज़ी जर्मनी। बहुत से ऑफिसर्स ने हॉलोकास्ट में हिस्सा लिया क्योंकि दे वर जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। उनकी ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी ने उन्हें मॉरली अंधा बना दिया था। ये तो बहुत स्कैरी है। और कोई क्रिटिसिज्म? हाँ, इट किल्स इनोवेशन एंड कंपैशन। आर्मस्ट्रॉन्ग पमेल जैसे ऑफिसर्स जिन्होंने रूल से हटकर लोगों की भलाई के लिए काम किया, वेबर के मॉडल में फिट नहीं होते। तो कंक्लूजन क्या होगा? क्रिटिकली इवैल्यूएट कर लिया, अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कंक्लूजन में हमें एक बैलेंस्ड व्यू देना है। हमें कहना है कि वेबर का पॉइंट वैलिड है कि ब्यूरोक्रेसी को रूल्स की जरूरत है फॉर फेयरनेस एंड एफिशिएंसी, लेकिन ये रूल्स एक सीलिंग नहीं बल्कि एक फ्लोर होने चाहिए। मतलब ब्यूरोक्रेट्स को रूल्स फॉलो करने चाहिए लेकिन हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लार्जर गोल को ध्यान में रखते हुए। उन्हें रूल बुक ब्यूरोक्रेसी से रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाना होगा जिसमें एफिशिएंसी और कंपैशन का बैलेंस हो। परफेक्ट। अब क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, क्रिटिकली इवैल्यूएट का आखिर मतलब क्या होता है? जजमेंट इन द कंक्लूजन। सिर्फ एक साइड लेना गलत होगा। ओके, सेकंड, इस आंसर में एग्जांपल्स का रोल क्या है? Examples are everything here. The Nazi Germany example powerfully shows the danger of Weber's model. The Armstrong-Papan example shows the limitation of it. Examples make your critique concrete. थर्ड, क्या हम वेबर को गलत ठहरा सकते हैं? Avoid saying Weber was wrong. Instead, say, while Weber's model provides a useful framework for efficiency, it has certain limitations in the modern context, especially concerning compassion and responsiveness. Language matters. फोर्थ, ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी और पर्सनल मोरालिटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डिस्क्राइब करें? You can frame it as a conflict between ethics of neutrality, Weber, and ethics of care, personal conscience. Using these keywords shows a deeper understanding. लास्ट वन, कंक्लूजन को और इंपैक्टफुल कैसे बनाएं? End by linking it to the idea of good governance. A good bureaucrat is one who can skillfully balance the letter of the law with the spirit of service. Awesome advice. Okay, practice time. Pause and rehearse saying,
Weber's bureaucratic morality ensures efficiency, but it must be balanced with personal conscience to ensure compassion. And the mini recap for this deep dive? In short, Max Weber's ideal bureaucrat is an efficient machine, but the challenge for modern public service is to be an efficient human. बिल्कुल सही. Let's get to the next question. This one is also from 2016. Okay? Question 2016. How does ethics contribute to social and human well-being? Broad micro theme. Ethics and well-being. ये थोड़ा philosophical question लग रहा है, पर बहुत fundamental है. Ethics, यानी नैतिकता, इसका हमारी खुशी और सोसाइटी की भलाई से क्या लेना देना? इसका डायरेक्ट लेना देना है. हम अक्सर सोचते हैं कि वेल-बीइंग का मतलब है मटेरियल कंफर्ट, बट एथिक्स इस फाउंडेशन पर काम करता है कि रियल वेल-बीइंग यानी यूडाइमोनिया, जैसा एरिस्टोटल ने कहा था, सिर्फ मटेरियल चीजों से नहीं आते. तो फिर किस चीज से आती है? वो आती है एक मीनिंगफुल लाइफ जीने से, वर्चुअस लाइफ जीने से. एथिक्स हमें बताता है कि ऐसी लाइफ कैसे जीनी है. ओके, तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं. एथिक्स ह्यूमन वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट करती है ऑन एन इंडिविजुअल लेवल? पहला, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग. जब आप एथिकल प्रिंसिपल्स जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस या जस्टिस के हिसाब से जीते हैं तो लाइफ एम्प्टी नहीं लगती. आपको लगता है कि आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं. राइट, एक मॉरल कॉम्पस मिल जाता है. दूसरा, इट लीड्स टू स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स. ट्रस्ट, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब एथिकल वैल्यूज हैं और यही किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की नींव होती है, चाहे वो दोस्ती हो या फैमिली. और रिलेशनशिप्स तो ह्यूमन वेलबींग का बहुत बड़ा पार्ट है. बिल्कुल. और तीसरा, इट बिल्ड्स सेल्फ एस्टीम. जब आप सही काम करते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा फील होता है. यही सेल्फ रिस्पेक्ट है. तो इंडिविजुअल लेवल पर एथिक्स गिव्स पर्पस, बेटर रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ एस्टीम. अब आते हैं सोशल वेलबींग पर. सोशल लेवल पर एथिक्स का कंट्रीब्यूशन और भी बड़ा है. फर्स्ट, इट क्रिएट्स सोशल ट्रस्ट एंड हार्मनी. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था मार्केट इकोनॉमी के बारे में. एग्जैक्टली. जब सोसाइटी में लोगों को एक दूसरे पर भरोसा होता है तो कॉपरेशन बढ़ता है और कॉन्फ्लिक्ट कम होता है. इससे एक पीसफुल सोसाइटी बनती है. ओके. सेकंड पॉइंट फॉर सोशल वेलबींग. प्रमोशन ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी. एथिकल प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सिविल राइट्स मूवमेंट्स, वुमेन्स राइट्स मूवमेंट्स, ये सब एथिकल प्रिंसिपल से ही इंस्पायर हुए हैं. और इन मूवमेंट्स ने सोसाइटी को बेहतर बनाया है. हाँ. और थर्ड, इट इंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर वेलबींग. एनवायरमेंटल एथिक्स हमें सिखाता है कि हमें प्लैनेट का ध्यान रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशंस. ये एक लॉन्ग टर्म विजन है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से आगे देखता है. ग्रेट पॉइंट्स. तो इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में डिफाइन एथिक्स एंड वेलबींग एंड एस्टैब्लिश द डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम, maybe using Aristotle's concept of eudaimonia. बॉडी में? हाँ. बॉडी में दो सेपरेट सेक्शंस. हाँ. कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन वेलबींग, इंडिविजुअल लेवल, एंड कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलबींग, सोसाइटल लेवल, विद द पॉइंट्स वी जस्ट डिस्कस्ड. हाँ. और कंक्लूजन में? कंक्लूजन में समराइज करके ये कहना है कि एथिक्स इज नॉट अ सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बट अ रोड मैप टू अ फ्लरिशिंग लाइफ, बोथ फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर सोसाइटी एज अ होल. परफेक्ट. टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस. पहला, इस आंसर को ज्यादा थियोरेटिकल होने से कैसे बचाएं? By using simple, relatable examples. For relationships, talk about friendship. For social justice, mention a recent social movement. Examples make theory come alive. Second, can we link this to any modern psychological theories? Yes, you can mention positive psychology and the work of Martin Seligman, who talks about PERMA model of well-being, positive emotions, engagement, relationships, meaning, accomplishment. Ethics directly contributes to R, M, and A. That's a very good value addition. Third, well-being और happiness में क्या फर्क है? Explain that happiness can be a temporary feeling, pleasure, while well-being, eudaimonia, is a deeper, more sustained state of flourishing and living a meaningful life. Ethics is more concerned with well-being. Fourth, क्या इस आंसर में रिलीजियस एथिक्स का मेंशन करना चाहिए? It's better to stick to secular ethics and philosophy. While religions provide ethical frameworks, focusing on universal philosophical principles makes the answer more broadly applicable. Good advice. Last one, how to make the conclusion impactful? And with a powerful quote or a thought-provoking line. For example, ultimately ethics teaches us that the good life is not about having more, but about being more. Brilliant. Okay, pause for a moment. Practice saying this short summary. Ethics builds individual well-being through purpose and self-esteem, and social well-being through trust and justice. And the mini recap is, in short, ethics isn't about limiting fun. It's the very blueprint for building a genuinely happy and healthy society. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Next one is from 2015. It's a differentiator question. Question 2015. What do you understand by the following terms in the context of public service? A. Discrimination and preferential treatment. B. Law and ethics. Broad micro theme. Differentiating key ethical concepts. तो यहाँ हमें दो pairs of concepts के बीच का difference बताना है. Let's start with the first pair. Discrimination and preferential treatment. हाँ, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है. तो पहले discrimination क्या है? Discrimination is when you treat someone unfairly or negatively based on their identity, like their caste, religion, gender, or race. It's based on prejudice and creates disadvantage. For example, एक कंपनी सिर्फ मर्दों को हायर करती है for a job, even if women are equally qualified. This is gender discrimination. Okay, so it's negative and creates disadvantage. अब preferential treatment क्या है? Preferential treatment, on the other hand, is when you give some advantage or preference to a certain group.
अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। मतलब नेगेटिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है नेपोटिज्म। आप अपने रिश्तेदार को जॉब दे रहे हैं इवन इफ वो क्वालिफाइड नहीं है, ये अनफेयर है। और पॉजिटिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट? पॉजिटिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है एफर्मेटिव एक्शन, जैसे रिजर्वेशन। यहाँ आप एक हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को, जैसे SC/ST कम्युनिटीज को, एजुकेशन या जॉब्स में प्रेफरेंस दे रहे हैं टू करेक्ट पास्ट इनजस्टिसेज एंड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, सो द कोर डिफरेंस इज द इंटेंट एंड आउटकम। डिस्क्रिमिनेशन का इंटेंट प्रेजुडिस है और आउटकम डिसएडवांटेज। पॉजिटिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का इंटेंट सोशल जस्टिस है और आउटकम एम्पावरमेंट। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। ग्रेट। अब दूसरे पेयर पर आते हैं, लॉ एंड एथिक्स। ये तो काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, लोग इनको अक्सर एक ही मान लेते हैं, पर ये अलग है। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स क्रिएटेड बाय द स्टेट जो सब पर इक्वली बाइंडिंग है। अगर आप लॉ तोड़ते हैं तो आपको स्टेट से पनिशमेंट मिलती है, फाइन या जेल। इट्स अबाउट व्हाट इज लीगल। और एथिक्स इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड आवर बिहेवियर। ये स्टेट नहीं बल्कि हमारी कॉन्शियस, सोसाइटी या फिलॉसफी से आते हैं। अगर आप एथिक्स तोड़ते हैं तो आपको जेल नहीं होती, पर आपको गिल्ट फील हो सकता है या सोसाइटी आपको जज कर सकती है। इट्स अबाउट व्हाट इज राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज लीगल हो पर एथिकल ना हो? बहुत बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंडिंग अ लूप होल इन द टैक्स लॉ टू पे वेरी लिटिल टैक्स माइट बी लीगल, बट इज इट एथिकल, स्पेशली व्हेन सो मेनी पीपल इन द कंट्री आर पुअर। गुड पॉइंट। और इसका उल्टा, कोई चीज इलीगल हो पर एथिकल? हाँ, सोचो, ब्रिटिश रूल के टाइम गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया। वो लॉ तोड़ रहे थे, इट वॉज इलीगल, पर क्या वो अनएथिकल था? नहीं, वो एक हायर मॉरल प्रिंसिपल, फ्रीडम एंड जस्टिस के लिए लड़ रहे थे। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट एग्जांपल। तो लॉ इज द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, while ethics is the higher standard. Exactly. Law tells you what you must do, ethics tells you what you should do. Law is the floor, ethics is the ceiling. दिस इज वेरी क्लियर नाउ। इसके आंसर के लिए कोई स्पेसिफिक टिप्स? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा टैबुलर फॉर्मेट या पॉइंट वाइज डिफरेंस लिखना बेस्ट होता है। पहले कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो, फिर उनका बेसिस ऑफ डिफरेंस बताओ और आखिर में एक एग्जांपल दो। Okay, cross questions. First, for discrimination and preferential treatment, is it important to mention the Indian Constitution? Absolutely. Mention Article 15, which prohibits discrimination, and also the articles that provide for reservations, affirmative action, to show the constitutional basis of these concepts. Second, for law and ethics, can we give a simple everyday example? Yes. For example, not helping an accident victim on the road is not illegal in many places, but it is highly unethical. Simple examples are very effective. Third, preferential treatment पर आंसर लिखते वक्त क्या हमें reservation पर डिबेट करना चाहिए? No. The question is not about your opinion on reservation. It's about defining the term. Just explain what positive preferential treatment is, using reservation as an example, and move on. Don't get into the debate. Okay. Fourth, law और ethics का relationship dynamic है या static? It's dynamic. Mention that what is ethical today might become law tomorrow. For example, ethical movements against child labor eventually led to laws banning it. Ethics often pushes the law to evolve. Great point. Last one, what's a common mistake students make in such questions? They only define the terms, but don't differentiate them clearly. The key is to highlight the contrast. Use words like on the other hand, in contrast, to make the difference explicit. Perfect. Time for a quick practice. Pause and try to explain the difference between law and ethics in one sentence. Go. Law is what is legal, while ethics is what is right. And the mini recap, in short, discrimination punches down, while positive preferential treatment aims to lift up. And law is the floor of our conduct, while ethics is the high ceiling we should aspire to. Okay, we are moving into the final stretch of questions. This one is from 2014. Question 2014. The happiness of one's country consists in the happiness of its citizens. ये कोट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर नहीं होता, इसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। So, ये statement basically कह रहा है कि देश की खुशी उसके citizens की खुशी में. It seems very obvious, ना? It seems obvious, but it's a very profound political and ethical statement. It's challenging the idea कि देश की greatness, military power या GDP numbers या grand monuments से आती है। तो ये कह रहा है कि असली greatness लोगों की well-being से आती है. Exactly. ये एक citizen-centric view of governance है. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की हर पॉलिसी का अल्टीमेट गोल होना चाहिए टू इम्प्रूव द लाइव्स एंड हैप्पीनेस ऑफ इट्स सिटीजंस. तो इस आंसर में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? हमें इस स्टेटमेंट को डिफरेंट डायमेंशन से एक्सप्लोर करना है। First, the political dimension. ओके, व्हाट्स दैट? This means a happy country is a democratic one, where citizens have rights, freedom of speech, and can participate in governance. Authoritarian regimes may have high GDP, but if citizens live in fear, the country is not truly happy. राइट. फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस. सेकंड डायमेंशन. The economic dimension, this doesn't just mean high per capita income. It means equitable distribution of wealth, low inequality, access to basic necessities like food, shelter, and healthcare for everyone. A country with a few billionaires and millions in poverty is not a happy country. सो इंक्लूसिव ग्रोथ. Huh. Third, the social dimension. This means a society with high social trust, strong community bonds, and low crime rates, where people feel safe and connected, where there is no discrimination based on caste or religion. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आई थिंक भूटान एंड इट्स ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है. बिल्कुल, भूटान ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि डेवलपमेंट का गोल सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं, बल्कि सिटीजंस की हैप्पीनेस बढ़ाना है। वो जीएनएच को मेजर करते हैं बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड कम्युनिटी वाइटैलिटी। तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ पावरफुल मॉरल कंपस फॉर मॉडर्न गवर्नेंस। India, as a welfare state,
is constitutionally committed to this ideal, as reflected in our directive principles of state policy. The goal should be to move from just measuring economic output to measuring the actual well-being of our citizens. Excellent. क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इस आंसर में सिर्फ स्टेटमेंट से अग्री करना है या इसका कोई क्रिटिक भी हो सकता है? While you should primarily agree with the statement's spirit, you can add a nuance. For example, sometimes the state needs to take tough, unpopular decisions for long-term national interest, which might cause short-term unhappiness. This shows a mature understanding. Good point. Second, what historical or philosophical references can we use? You can mention Jeremy Bentham's utilitarianism, the greatest happiness of the greatest number, or ancient Indian concepts of Ram Rajya, which was an ideal state focused on people's welfare. Third, how to connect this to current Indian policies? You can mention policies like Swachh Bharat Abhiyan, Ayushman Bharat, or the National Food Security Act as examples of the government trying to improve citizens' well-being and happiness. Fourth, is happiness too subjective to be a policy goal? Acknowledge this criticism. Say that while individual happiness is subjective, a government can focus on creating the conditions for happiness, good health, education, safety, and economic security. Bhutan's GNH model shows it is possible to measure it. Last one, how to avoid making the answer sound like a generic essay? By using a clear structure, political, economic, social dimensions, and concrete examples, Bhutan, Indian policies. Structure and examples are key to making a philosophical answer grounded and scorable. Great advice. Okay, a quick rehearsal for our listeners. Pause and try to summarize this idea. Practice saying, a nation's true greatness is not in its GDP, but in the well-being and happiness of its people. And the mini recap. In short, this statement urges us to shift our metric of national success from power and wealth to the genuine happiness of every single citizen. Moving to a very serious and important topic. This question is also from 2014. Question 2014. There is a crying need for dynamic and innovative measures to be undertaken by the police to tackle sexual violence against women. Broad micro theme, innovative solutions for tackling sexual violence. ये एक बहुत ही sensitive और critical issue है. The question is asking for dynamic and innovative measures. मतलब traditional policing से आगे सोचना है. हाँ, सिर्फ FIR रजिस्टर करना और इन्वेस्टिगेशन करना काफी नहीं है. हमें एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए जिसमें प्रिवेंशन, आउटरीच और टेक्नोलॉजी का यूज हो. तो चलिए कुछ innovative measures डिस्कस करते हैं. पहला, what can be done in terms of prevention? एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है कम्युनिटी पुलिसिंग एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन. पुलिस को सिर्फ पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि कम्युनिटीज में एक्टिव होना चाहिए. रेगुलर मीटिंग्स विद रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, RWS, स्कूल्स, कॉलेजेस. और इन मीटिंग्स में क्या हो? जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स, यंग बॉयज को रिस्पेक्ट फॉर वुमेन सिखाना, वुमेन को उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराना, पुलिस को एक एनफोर्सर की जगह एक पार्टनर की तरह प्रेजेंट करना. सूरत सिटी पुलिस का शी टीम इसका एक अच्छा एग्जांपल है. Okay, community policing. What's another innovative idea? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स. पुलिस को हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां ऐसे क्राइम ज्यादा होते हैं. प्रिडिक्टिव पुलिसिंग मॉडल्स का यूज करके वहां पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए. जैसे? एप्स लाइक सेफ सिटी अलाउ यूजर्स टू एनोनिमसली रिपोर्ट हरासमेंट, जिससे डेटा जनरेट होता है. पुलिस इस डेटा को यूज करके स्पेसिफिक एरियाज को सेफर बना सकती है. ऑल्सो हर पुलिस स्टेशन में एक वेल इक्विप्ड वुमेन्स हेल्प डेस्क होना चाहिए जो 24/7 एक्सेसिबल हो, मे बी थ्रू अ सिंपल ऐप. Great idea. Technology for safety. Third measure. विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये बहुत जरूरी है. थाना में माहौल ऐसा होना चाहिए कि विक्टिम डरने के बजाय एम्पावर्ड फील करें. इसके लिए क्या कर सकते हैं? वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स जैसे निर्भया सेंटर्स, जहां मेडिकल एड, लीगल हेल्प और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सब एक ही जगह मिल जाए. हर थाने में फीमेल ऑफिसर्स की प्रेजेंस मैंडेटरी होनी चाहिए और विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए सेंसिटिव प्रोसीजर्स यूज करने चाहिए ताकि उन्हें ट्रॉमा दोबारा ना झेलना पड़े. तो बेसिकली सिस्टम को विक्टिम के अनुकूल बनाना. एग्जैक्टली. और आखिर में कोलैबोरेशन विद सिविल सोसाइटी. पुलिस अकेले सब कुछ नहीं कर सकती. उन्हें NGOs, स्कूल्स और सिटीजन ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करना होगा, जैसे दिल्ली पुलिस की हिम्मत ऐप जिसे NGOs के साथ मिलकर प्रमोट किया गया. तो इस आंसर को कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन में कहना है कि सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डीप रूटेड सोशल प्रॉब्लम है. इसलिए सोल्यूशन भी सिर्फ पुलिसिंग तक लिमिटेड नहीं हो सकता. हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है जिसमें पुलिस एक प्रोएक्टिव एंड कंपैशनेट कैटलिस्ट फॉर चेंज का रोल प्ले करे. परफेक्ट. क्रॉस क्वेश्चंस. पहला, इस आंसर में सिर्फ पुलिस के रोल पर फोकस करना है या सोसाइटल रोल पर भी? The question specifically asks for measures by the police, so the focus should be on that. However, you should mention collaboration with society, NGOs, schools as one of the police's innovative strategies. Second, is it a good idea to mention specific case studies like the Nirbhaya case? Yes, mentioning a case like Nirbhaya in the introduction can set a powerful context and show why these innovative measures are so urgently needed. Third, how to ensure the answer is innovative as the question asks? Avoid generic points like more police. Focus on new ideas. Predictive policing, technology use, apps, community engagement models, she teams, and institutional changes, one-stop centers. Fourth, should we also mention legal reforms? While the focus is on police measures, you can briefly mention the need for better implementation of existing laws like the Criminal Law Amendment Act 2013 as part of the police's role. Okay, last one. How to make the tone of the answer sensitive and responsible? Use respectful and empathetic language, avoid sensationalism, frame the issue as a collective responsibility where the police have a crucial leading role to play. Very important points. Okay, time for a quick rehearsal. Pause and try to name 3 innovative police measures. Go.
community policing, use of technology, and victim-centric infrastructure. And the mini recap for this vital topic. In short, tackling sexual violence requires the police to transform from a force of reaction to a service of prevention, partnership and compassion. और अब हम आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। ये 2013 से है। Question 2013. The good of an individual is contained in the good of all. What do you understand by the statement? In the Indian context, how can this be put into practice? Broad micro theme, individual good in the good of all. ये स्टेटमेंट तो जॉन रस्किन का है और गांधी जी इससे बहुत इंस्पायर हुए थे। ये कहता है कि एक व्यक्ति का भला सबके भले में निहित है। हाँ, ये इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट के एकदम ऑपोजिट है, जो कहता है मैं अपना देखूंगा, बाकी दुनिया से मुझे क्या लेना देना। तो इस स्टेटमेंट का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम आइसोलेटेड आइलैंड्स नहीं हैं। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारी वेलबींग दूसरों की वेलबींग से जुड़ी हुई है। अगर सोसाइटी में गरीबी, बीमारी या अन्याय है तो आप उसे अछूते नहीं रह सकते। इवेंचुअली वो आप तक भी पहुंचेगा। इसका कोई एग्जाम्पल? सोचो, कोविड-19 पैंडेमिक। एक आदमी कह सकता है मैं मास्क नहीं पहनूंगा, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, पर उसका ये इंडिविजुअल एक्शन पूरी कम्युनिटी को रिस्क में डाल सकता है। ऑन द अदर हैंड, जब सब मास्क पहनते हैं, गुड ऑफ ऑल, तो हर इंडिविजुअल भी सेफ रहता है। गुड ऑफ एन इंडिविजुअल, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो इस आंसर का फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हाउ कैन दिस बी पुट इनटू प्रैक्टिस। यहां हमें कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देने हैं। पहला, थ्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, जिससे सोशल वेलफेयर स्कीम्स फंड होती हैं, जैसे गरीबों के लिए एजुकेशन या हेल्थ केयर। इससे इनइक्वालिटी कम होती है और जब सब एजुकेटेड और हेल्दी होंगे तो पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जिसका फायदा अमीर लोगों को भी इनडायरेक्टली मिलता है। राइट, अ मोर स्टेबल एंड प्रोडक्टिव सोसाइटी। सेकंड प्रैक्टिस, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट पोल्यूशन कंट्रोल पर खर्च नहीं करता, पर्सनल गुड, तो आखिर में क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन का असर उस पर और उसके बच्चों पर भी पड़ेगा। कलेक्टिव बैड। स्वच्छ भारत अभियान जैसा मिशन इस आइडिया का एक मैनिफेस्टेशन है। सबकी सफाई में ही हर एक की सफाई है। ट्रू। थर्ड प्रैक्टिस, अपहोल्डिंग सोशल हार्मनी। अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाती है फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स, तो इससे पूरी सोसाइटी का सोशल फैब्रिक टूटता है। रायट्स होते हैं, इकोनॉमी को नुकसान होता है और डर का माहौल बनता है जिसमें कोई भी सेफ नहीं रहता। इसलिए रिलीजियस टॉलरेंस और कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करना इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन में हम गांधी जी के कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया को मेंशन कर सकते हैं, जिसका मतलब ही है वेलफेयर ऑफ ऑल। हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल सिर्फ एक मॉरल आइडियल नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है फॉर बिल्डिंग अ सस्टेनेबल, जस्ट एंड प्रॉस्परस इंडिया। एक्सीलेंट। क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इस आंसर में इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव गुड के बीच के टेंशन को एड्रेस करना चाहिए। Yes, briefly, acknowledge that a balance is needed. The goal is not to suppress the individual, but to show that long-term individual happiness is best achieved when the collective is also flourishing. Second, can we link this to the preamble of the Indian Constitution? Absolutely. Words like fraternity, justice, and equality in the preamble are a direct reflection of this philosophy that the good of all is paramount. Third, what's a common mistake in answering this? Making it too philosophical and abstract. The second part of the question, how can this be put into practice, is key. You must give concrete practical examples from the Indian context. Fourth, is corporate social responsibility, CSR, a good example? Yes, it's a perfect example. Companies spend a part of their profits on social good, acknowledging that their success is linked to the well-being of the society in which they operate. Okay, last question. How does this idea apply to a public servant? For a public servant, this principle is the very core of their duty. Their job is to work for the good of all. Sarvajan hitai, sarvajan sukhai. Not for personal gain or for the good of a select few. Fantastic. Let's do the final practice cue of the day. Pause and practice saying, my well-being is deeply connected to the well-being of my community. And the final mini recap. In short, the philosophy of Sarvodaya teaches us that we don't have to choose between our good and society's good. They're two sides of the same coin. तो दोस्तों, what an incredible discussion. आज हमने ethics in private and public relationships के थीम को बहुत गहराई से समझा। हाँ, बिल्कुल। एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया इंटेग्रिटी से और देखा कि ये कैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को एम्पावर करती है। फिर हमने पब्लिक लाइफ के प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और कंपैशन को एग्जांपल्स के साथ समझा। हमने क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया और देखा कि ये विसल ब्लोइंग से लेकर मेडिकल एथिक्स तक हर जगह मौजूद है। हमने डिस्कस किया कि कैसे मटेरियलिज्म और नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ मॉडर्न एथिकल क्राइसिस की जड़ है। हमने ये भी जाना कि शेयर्ड मॉरल वैल्यूज ही लॉ, डेमोक्रेसी और इकोनॉमी का फाउंडेशन है। और फाइनली हमने इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेलबीइंग के डीप कनेक्शन को समझा। The good of an individual is contained in the good of all. ये तो एक अच्छा पूरा सफर था if we connect this to the bigger picture. आज हमने बहुत सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स और फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए, but this raises an important question. Can ethics truly be taught through rules, or is it something that can only be learnt through personal experience and reflection? इस पर जरूर सोचना। और इसी थॉट के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन इंसाइटफुल लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप डाइविंग डीप।